हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 10 के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वन लाइनर के रूप में उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारी जो हिस्ट्री की बुक है क्लास 6 की वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इस बुक में सिर्फ 10 चैप्टर ही हैं और हम 9 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज ही हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। और इससे पहले हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिटेल वाइज पढ़ भी चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर करने से पहले उन वीडियोस को देखें, उन चैप्टर्स को पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह स्तंभ कहाँ है। लौह स्तंभ से है हमारा ये प्रश्न और ये हमारा लौह स्तंभ कहाँ है, ये प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा है। तो लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार के परिसर में है। अब आपके सामने ये प्रश्न आता है, वैसे तो सभी को इसका आंसर लगभग पता ही होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर आंसर बताना चाहूँगी जिन लोगों को नहीं पता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, या जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो कुतुब मीनार कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिल्ली में मेहरौली एक स्थान है, वहाँ पर कुतुब मीनार है और उसी के परिसर में ये लौह स्तंभ खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7.2 मीटर है लौह स्तंभ की ऊंचाई। इसके बाद हम लौह स्तंभ के वज़न की बात करते हैं। तो इसका वज़न कितना है, तो 3 टन से भी ज़्यादा वज़न है लौह स्तंभ का। और ऊंचाई की बात करें तो हम 7.2 है। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है लौह स्तंभ से कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो लौह स्तंभ के निर्माण की अगर हम बात करें तो 1500 साल पहले लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। और इतने वर्षों बाद भी आश्चर्य की बात ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, और लोहे का है फिर भी इसमें अभी जंग नहीं लगा है। 1500 साल हो गए इसे बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख में, यानी कि लौह स्तंभ पर एक अभिलेख खुदा हुआ है, तो उसमें किस शासक का जिक्र है, यानी कि किस राजा के बारे में वहाँ पर बात की गई है उस अभिलेख में। तो चंद्र नाम का वहाँ पर उल्लेख है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त वंश के शासक के बारे में ये हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो स्तूप जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है स्तूप से ही कि इनके अंदर एक डिब्बा रखा होता था जिसके ऊपर ये स्तूप बनाए जाते थे। तो उस डिब्बे में क्या होता था। तो देखिए, स्तूप में जो डिब्बा होता था उसमें महात्मा बुद्ध या उनके जितने भी अनुयायी थे उनके शरीर के अवशेष, जैसे हड्डी हो गई, दांत हो गया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़, यानी कि वो लोग कोई भी चीज़ जिसका यूज़ करते थे, ऐसी कोई चीज़ या उनके शरीर के कोई भी अंग उस डिब्बे में रखे जाते थे। और वो डिब्बा स्तूप के अंदर रखा होता था और उसी के ऊपर स्तूप बनाया जाता था। अगला है कि ये जो डिब्बा स्तूप के अंदर रखा होता था इसको कहते क्या थे। तो देखिए, इस डिब्बे को धातु मंजूषा कहा जाता था, यानी कि ये जो डिब्बा था जिसमें उनके शरीर के अवशेष या उनकी कोई चीज़ रखी होती थी, इसको धातु मंजूषा नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। तो देखिए, प्रदक्षिणा पथ स्तूप, यानी कि जो स्तूप होते थे उनके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, उसे प्रदक्षिणा पथ नाम दिया जाता था। यानी कि उसके वो चारों ओर परिक्रमा करनी है या प्रदक्षिणा करनी है। अगला प्रश्न है कि वेदिका क्या है। तो देखिए, प्रदक्षिणा जो पथ होता था उसे रेलिंग से घेर दिया जाता था, यानी कि जिस चारों तरफ जहाँ परिक्रमा लगाई जाती थी उस रास्ते को रेलिंग से जब घेर दिया जाता था तो उस रेलिंग को वेदिका नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि सांची के महान स्तूप आपने सुने ही होंगे। तो ये जो सांची के महान स्तूप है ये
हमारे भारतवर्ष में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची के महान स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो मंदिर होते थे पुराने समय में या अब भी जो मंदिर होते हैं, तो ये बने तो पुराने समय के ही हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य देवी या देवता यानी कि जिस भी भगवान का वो मंदिर है, तो वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उसको कहाँ रखा जाता था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गर्भगृह में। तो जहाँ भगवान की जो मुख्य भगवान है उस मंदिर के वहाँ जहाँ उनको स्थापित किया जाता था उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता था। अगला प्रश्न है मंदिरों से ही कि मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी, तो वो मंडप क्या था? तो देखिए एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, यानी कि जहाँ लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा होते थे उस स्थान को मंडप नाम दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि एकाश्म क्या है? तो देखिए जब एक ही पहाड़ी को काटकर मंदिर बनाया जाता था तो उनको एकाश्म नाम दिया जाता था, यानी कि कुछ ऐसे मंदिर बनाए जाते थे जहाँ एक ही पहाड़ी को काट के, यानी कि ईंटों से मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। जब पहाड़ी को ही काट कर मंदिर का रूप दे दिया जाता था उसे एकाश्म कहते थे। अगला है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है सिलपद्दिकारम। ये तमिल महाकाव्य है। तो इस महाकाव्य की रचना किसने की थी उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है, वो हमसे पूछा है। तो इस महाकाव्य की जो रचना है वो इलांगो कवि ने की थी। तो सिलपद्दिकारम की रचना किसने की है? इलांगो कवि ने। हो सकता है आपके लिए ये नाम नया हो, तो आप अगर जब इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप इससे परिचित हो जाएंगे अच्छी तरह से और फिर आपको ये ईजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो महाकाव्य है इस महाकाव्य में किसकी कहानी है? तो देखिए कोवलन नाम के व्यापारी की इस महाकाव्य में कहानी दी गई है। अगला एक और महाकाव्य है तमिल जिसका नाम है मणिमेखलई। तो इस महाकाव्य जिसका नाम मणिमेखलई है इसकी रचना किसने की थी? इसके कवि का नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो मणिमेखलई की जो रचना है वो सत्यनार कवि ने की थी। सत्यनार कवि ने मणिमेखलई की रचना की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि आपने पुराणों के विषय में सुना होगा, लेकिन ये जो शब्द है पुराण इसका वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पुराण है इसमें किसकी कहानियाँ हैं, किसके विषय में बात की गई है? तो देखिए जो हिंदू भगवान हैं जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा माँ हो गई, पार्वती माँ हो गई, तो पुराणों में इनकी कहानियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। तो इसमें महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? तो कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। और क्यों हुआ था? तो हस्तिनापुर का जो राज्य था उसकी गद्दी के लिए महाभारत का ये युद्ध हुआ था। काफ़ी फेमस युद्ध था, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रमुख चिकित्सक थे, उनके नाम यहाँ हमसे पूछे हैं। तो देखिए आयुर्वेद के 2 प्रमुख चिकित्सक थे, उनके नाम थे चरक और सुश्रुत। ये 2 प्रमुख चिकित्सक थे प्राचीन भारत में और किसके थे? आयुर्वेद के। आयुर्वेद से संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि चरक यानी कि जो चरक थे उन्होंने एक औषधि शास्त्र की एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता। इन्होंने अपने नाम पर ही वो पुस्तक लिखी, चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा की जो विधियां हैं उसका वर्णन किस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है? तो शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन जो है हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है और ये जो पुस्तक है वो नाम से हमें पता लग रहा है कि सुश्रुत ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि आर्यभट्ट कौन थे? तो देखिए आर्यभट्ट जो थे वो एक गणितज्ञ थे और साथ ही खगोल शास्त्री भी थे और इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की जिसका नाम है आर्यभट्टियम। यानी कि इन्होंने भी अपने नाम से ही मिलती जुलती नाम पर ही पुस्तक लिखी और इस पुस्तक की रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी, आर्यभट्टियम। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था? तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो दिन और रात है वो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है।
तो उस वजह से दिन और रात की घटना होती है। लेकिन पहले लोगों का क्या मानना था कि सूर्य घूमता है, यानी कि सूर्य निकलता है और डूबता है। तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में बताया कि ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या चक्कर लगाती है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था अपनी इस पुस्तक में, और वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी आर्यभट्ट ने ही निकाली थी। और उस समय की जो विधि थी वो आज की विधि से थोड़ी अलग थी, लेकिन काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 10। इसके ये सारे प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।